नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर ने ली व्यापारियों की बैठक, एडवांस टैक्स की दी जानकारी। सिंडिकेट बैंक भरवेली के पास बलवा, एक व्यक्ति पर चाकू से हमला, 10 लोगों पर मामला कायम। एलएलबी की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। टुईया पार के तालाब से महिला की लाश बरामद, कटंगी क्षेत्र का मामला। और जिले भर में दी गई पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 40 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। इन सुरक्षा कर्मियों की शहादत को याद रखने के लिए नगर में भाजपा व देशदीप परिषद एबीवीपी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भाजपा ने पुलिस लाइन के शहीद स्मारक में पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी शामिल रहे। देश के वीर जवानों की जय, भारत माता की जय, मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, पुलवामा हमले के अमर शहीदों की जय। जवानों को उनकी शहादत पे शहीद दिवस पर यहाँ पर हम सभी युवा मोर्चे के साथी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्मारक बालाघाट के पुलिस लाइन में आए हैं। और हम सभी नौजवानों को ऐसे हमारे वीर जवानों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश की सुरक्षा के लिए, जहाँ देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक अपनी प्राणों की आहुति देकर डटे रहते हैं, इसी तरह हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और सभी तरह की सुरक्षा के लिए हम सभी लोगों को भी प्रतिबद्ध रहकर अपनी भारत माता के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हम सब भारत देश वासियों की रक्षा करने वाले हमारे भारतीय जवान जो पुलवामा में शहीद हुए थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के समस्त साथीगण पुलिस लाइन में पहुंचे हैं और उनको याद करते हुए हम सब हमारे बीच में नहीं है, उन वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा देश के लिए जीवन देने वाले प्रत्येक शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि है। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किए जाने के विरोध में महिला कांग्रेस के द्वारा नगर के हनुमान चौक में धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस संदर्भ में प्रदेश महामंत्री दुर्गा कसार ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है, तब से रसोई गैस के दाम 30 गुना बढ़ गए हैं। हमारी मांग है कि शासन रसोई गैस सिलेंडर के दाम कम करे। वहीं ग्रामीण महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष रीना त्रिवेदी ने कहा कि सरकार ने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर महिलाओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। दहन किया गया उनके लिए कि इसके रेट कम किए जाए या तो अपनी वो छोड़ दें पर, इसलिए हम लोग ने मोदी जी का पुतला दहन। नरेंद्र मोदी के विरोध में जो कि गैस का सिलेंडर का रेट उन्होंने बढ़ाया है, इस वजह से आज हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं। और पहली बात तो ये है कि जब इन्होंने गरीब लोगों, गरीबी रेखा के नीचे वालों को जो सिलेंडर दिया है, गैस सिलेंडर दिया है, और उसको शुरू में तो उन्होंने भर के दिया, लेकिन आज गरीब वो सिलेंडर को जब खाली होता है तो कहाँ से भर के लाएगा, उसके पास पैसे नहीं है। और उसको जब ऐसा था तो
तो फिर उनको हमेशा हर बार उनको भर के देना चाहिए था। गरीबी ऐसा कि गरीब है तो गरीब लोगों का अपन ने उनको दे दिए, उसके बाद अब इसका गैस का रेट बढ़ा रहे हैं तो गरीब कहाँ चला गया ये बताइए आप। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गैस के बढ़े हुए दाम वापस लो वापस लो वापस लो। नरेंद्र मोदी गैस के बढ़े हुए दाम वापस लो वापस लो वापस। स्थानीय दीनदयाल चौक में 14 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजित कर शहीदों को याद किया गया, जिसमें उपस्थित जनों के द्वारा मोमबत्ती जलाकर, पुष्प चढ़ाकर और 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय, जय वीर जवान, अमर रहे जैसे अन्य नारे लगाकर शहीदों की शहादत को याद किया गया। पद्मेश से चर्चा में विद्यार्थी परिषद सदस्य मनीषा जायसवाल ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे देश में पुलवामा में शहीद सैनिकों की याद में शहादत कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी के तहत नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मोमबत्ती जलाकर शहीदों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सरकार से अपील है कि जो देश की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा के लिए भी सोचा जाए। यदि वे ही देश में असुरक्षित रहेंगे तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? इसीलिए सरकार सैनिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करे ताकि दोबारा पुलवामा जैसा दर्दनाक हादसा ना हो सके। हमारा है भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो पिछले साल 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 44 वीर जवान शहीद हुए थे, उस पर हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज 1 साल पूर्ण होने पे हम उन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पण करने आए। नगर के उपनगरीय क्षेत्र भटेरा चौकी वार्ड नंबर 1 नाग मंदिर गली में एक 22 वर्षीय लड़की ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका का नाम दिव्या पिता शैलेंद्र बनवाले है, जो LLB की छात्रा थी। दिव्या ने फांसी क्यों लगाई, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। ये वार्ड नंबर 1 के नाग मंदिर के पास एक दिव्या नाम की एक लड़की थी, तो जो उसके परिजन बालाघाट अस्पताल उसको लेके आए थे, तो अस्पताल से तहरीर आई थी पुलिस के पास कि कोई लड़की 22 वर्षीय लड़की अगवा था, अस्पताल में भर्ती हुई है और जिसकी जांच उपरांत वो मृत पाई गई। तो मौके पे आके जब देखा गया तो उसके द्वारा फांसी लगाई गई थी, घर में अपने घर में फांसी लगाई गई थी। तो उसके कारण अभी पता नहीं चला है किस कारण से फांसी लगाई गई है। बाकी उसके मौके की सारी कार्रवाई करके और PM के लिए जिला अस्पताल में इमरजेंसी में बॉडी रखाई गई है, जिसका कल जिला अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा PM कराया जाएगा और उसके बाद जो भी कारण निकल के आएंगे तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। लालबर्रा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड स्थित अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर 14 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई लालबर्रा के तत्वाधान में कश्मीर पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी व सदस्यों ने आतंकी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए अमर शहीद जवानों को याद किया। पद्मेश से चर्चा में ABVP पदाधिकारी सुमित गुप्ता ने बताया कि 1 वर्ष पहले आज ही के दिन 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे जवानों के ऊपर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें जवान शहीद हो गए। उन अमर शहीद वीर जवानों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं के द्वारा कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलवामा अटैक जो हुआ था, 21 सैनिक जो मारे गए थे, उनकी स्मृति में हम पुष्पांजलि देने इकट्ठा हुए थे। उनको सशक्त नमन करते हैं और वह हमेशा हमारे दिल में आज भी अजर अमर और शहीद। नगर को एक पखवाड़े के भीतर 2 फ्लड स्ट्रीट लाइट की सौगात मिलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। अब नगर के वे व्यस्ततम इलाके जहां पर दिन रात यातायात परिवहन का भारी दबाव बना रहता है, उन क्षेत्र में रोशनी की दरकार नगरवासियों की प्राथमिकता बन गई है। इन मार्गों में शामिल है जहां पर फ्लड लाइट की दरकार है, वो है दीनदयाल चौक से लेकर बालाघाट रोड वारा स्थित रेलवे क्रॉसिंग LC 1056 तक, दीनदयाल चौक से लेकर गणेश राइस मिल तक, वहीं गणेश राइस मिल से लेकर नगर के अंदर से नेहरू चौक तक का इलाका शामिल है। को मिली फ्लड लाइट की सौगात के संदर्भ में हमारे साथ जुड़े भारतीय जनता पार्टी के
सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता शैलेश सेठी, हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जिस तरीके की फ्लड लाइट यहाँ पर लग रही है कैसा अनुभव करते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेठी जी ये बताएं कि जिस तरीके से फ्लड लाइट की जो दो सौगातें मिली हैं, एक जयस्तंभ चौक से लेकर दीनदयाल चौक तक और जयस्तंभ चौक से लेकर डॉक्टर चौधरी के लालगढ़ रोड तक, ये जो नगर को वाराणसी नगर पालिका द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत ये जो फ्लड लाइट मिली है, नगर पालिका का नगर के लिए अच्छा कदम है। और इसके साथ साथ यह जो फ्लड लाइट है ये दीनदयाल चौक से कॉलेज होते हुए हिमाचल नगर तक होना था और नेहरू चौक तक से सराफा मार्केट तक। अगर ये फ्लड लाइट हो जाए तो और अच्छा है, क्योंकि नगर के लोगों की अपेक्षा है, जो बाहर के लोग आते हैं तो वाराणसी को एक स्वच्छ सुंदर शहर देखते हैं और बालाघाट जिले में वाराणसी शहर एक अपना इतिहास, एक अलग ही रास्ता है। और जो भी व्यक्ति, मैं तो चाहता हूँ कि जो बैठे वो नगर हित में और नगर के विकास के मामले में ही सोचे और नगर के विकास में दलगत भावना से ऊपर उठकर नगर विकास में सहयोग प्रदान करें। और इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं दीनदयाल चौक से रामपायली रोड, यानी कि रीजन भाऊ चौहान जो है एक चौक है, गणेश चौक, उस रूट पर हम लोग खड़े हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं नितिन गोलचा जी। नितिन गोलचा जी से हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके की मांग जो है फ्लड लाइट्स को लेकर है। ऐसा है कि अभी शहर में जैसे दीनदयाल उपाध्याय चौक से जयस्तंभ चौक तक जो फ्लड लाइट लगी है, शहर में सुंदरता तो काफ़ी बढ़ गई। बाकी उस रोड से अगर दीनदयाल उपाध्याय चौक से कॉलेज चौक तक अगर ये व्यवस्था अच्छी हो जाए और माननीय मंत्री जी के कर कमलों से ही हुआ है, तो हम ये चाहते हैं, यानी मैं पर्सनली और हमारे पूरे मोहल्ले वाले भी, कि ऐसी ही व्यवस्था अगर यहाँ हो जाए फ्लड लाइट की, चूँकि ये रोड भी काफ़ी चलता है और उसकी मांग हम लोग काफ़ी दिनों से कर भी रहे हैं, तो ये अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे और चालू रोड है और बहुत ज़्यादा जरूरत है, मतलब इस चीज़ की। बकायदा पीछे डिवाइडर, यानी इस रूट पर डिवाइडर भी लगे हुए हैं। इस रूट में डिवाइडर वगैरह भी बहुत लगा है और फ्लड लाइट लग जाती तो शहर को चार चांद लग जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपायली रूट पर किराना मर्चेंट बबलू भाई, जो दिन भर जो है इस रूट पर अपना व्यवसाय करते हैं, साइड में दुकान है। इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके की दरकार जो है फ्लड लाइट्स को लेकर है। भैया बताएं, आप इस इलाके में बाशिंदे हैं और एक लंबे समय से यहाँ पर आपका दुकान का संचालन हो रहा है। तो किस तरीके की रूट है ये और यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ की आवश्यकता है प्रमुख रूप से, स्ट्रीट लाइट और सेकेंड दीनदयाल चौक से हनुमान मंदिर तक ब्रेकर की, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और मौतें भी हो चुकी है। ये खास तौर से दरकार है जी। जैसे रात का समय होता है, देख रहे हैं पूरा अंधेरा इस रूट पे छाया हुआ है, और किस चीज़ की कमी आपको महसूस? नहीं, क्या है कि जो यहाँ पर इतना यातायात है उसके हिसाब से यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, दीनदयाल चौक से लेके कॉलेज चौक तक, जिसके लिए मंत्री जी से निवेदन भी किया गया है कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए। अभी जिस तरीके से फ्लड लाइट्स लगे हैं उस तरीके की फ्लड लाइट्स की डिमांड आपकी तरफ है, यानी यहाँ पर काफ़ी कमी दिख रही है प्रकाश की। आप 7 बजे के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे वहाँ तक काले चौक तक पूरा की पूरा अंधेरा आपको महसूस होगा। हाँ, तो ये दरकार यहाँ पर नितांत आवश्यकता है। और साथ में ब्रेकर की भी आवश्यकता है, क्योंकि अच्छा, ये रूट पे क्या क्या चीज़ें चलती हैं, किस तरीके का दबाव यातायात का, किस तरीके का दबाव है? भारी वाहनों का यातायात ज़्यादा चलता है, ट्रकें ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा डंपर यहाँ से चलते हैं, डंपर रेत के, गिट्टी के, जिसकी वजह से वाकई बहुत तकलीफ है। वाराणसी पुलिस ने 14 फरवरी को सन 2017 में घटित हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में फरार वारंटी सुरेश सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2017 को वारासिवनी थाने में नाबालिग के अपहरण का मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें जांच के बाद पाया गया कि उक्त नाबालिग को मुरझड़ निवासी आरोपी के द्वारा प्रेम जाल में बहला फुसलाकर अपने घर ले जाया गया था, जहां पर आरोपी और आरोपी के पिता के द्वारा लड़की का जबरदस्ती बलात्कार किया गया, जिसके बाद रिश्तेदार के यहां ले जाने की बात कहकर नाबालिग लड़की को मोटी रकम में किसी अन्य को बेच दिया गया था, जहां पर लड़की के साथ बलात्कार किया गया।
जिसके बाद नाबालिग लड़की अपनी जान बचाकर किसी तरह वहां से भागी और अपने घर पहुंचकर अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिस पर परिजनों ने थाने आकर पुलिस को घटना के संबंध में बताया। जिसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366, 366 का, 368, 376, 370 और 370 का, 342 पास्को एक्ट की धारा 5(6), अनैतिक व्यवहार एक्ट की धारा 3(5) के तहत सितंबर 2017 में गणेश पिता प्रभु गोविंद नंदागौली, मंजू पति गणेश नंदागौली, कपिल पिता गणेश नंदागौली, अतुल पिता रविंद्र, घोड़ेश्वर चारों निवासी मुरझड़ थाना वारासिवनी और ज्योति उर्फ कविता श्रीवास्तव गोंदिया महाराष्ट्र निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं उत्तर प्रदेश निवासी सुरेश सिंह, राजस्थान कोटा निवासी संजू फरार थे, जिसमें वारासिवनी पुलिस ने नगला रत्ना थाना सासने जिला हाथरस उत्तर प्रदेश निवासी सुरेश पिता पहलवान सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायालय से जेल भेज दिया। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक दीपक यादव, प्रधान आरक्षक विनोद सिंह, आरक्षक गजेंद्र पटले का सराहनीय योगदान रहा। ये स्थायी वारंटी नहीं है, ये फरार आरोपी था। वर्ष 2017 में अपराध क्रमांक 453/2017 273/17 जो है कायम किया गया था। इस पर 453/17 जो है न्यायालय में पेश किया गया था, जिसमें आरोपी विगत 3 साल से फरार था। ये मानव दुर्व्यापार का विषय था और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए थे कि पुराने जितने भी मामले चल रहे हैं उनका निकाल शीघ्र हो। तो हमने गंभीर मामलों की एक सूची तैयार करी थी और उसी के अनुसार इनका निकाल कर रहे थे। इस माह में ये तीसरा अपराध है जो हमने विगत 1 माह की जो प्लानिंग बनाई थी उसमें हमने वर्तमान में ये तीसरा अपराध निकाल किया है। इसके पूर्व जो है एक आरोपी नोएडा से उठाया था जो कि वर्ष 2017 का था। एक आरोपी हमने 16 वर्ष पुराना छिंदवाड़ा से उठाया था। वर्तमान में जो है ये जो आरोपी है ये जिला हाथरस से हमने उठाया है और अब इसके बाद में ये प्रकरण भी समाप्त। सर इसमें कितने आरोपी थे और कितने फरार है अभी? इसमें एक और आरोपी का नाम है किंतु पूर्व में निर्णय हो चुका है, अतः जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। हम विधिक राय लेकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर ये पकड़े गए आरोपी का नाम? जो आरोपी है इसका नाम है सुरेश सिंह जाट और पिता पहलवान सिंह। नगर के मुलना स्टेडियम ग्राउंड में आज ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के तहत फाइनल मैच BMY चरोदा और पुलिस बॉयज बालाघाट के बीच खेला गया, जिसमें चरोदा ने 2-0 से जीत हासिल कर खिताब पर कब्जा किया। इस फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ समाज सेवी गौरव पारधी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस आयोजन के संदर्भ में वरिष्ठ समाज सेवी श्री पारधी ने कहा कि दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि खेल मैदान में निस्संदेह काफी कमी है, जिससे दूर करने की कारगर प्रयास होने चाहिए। वहीं श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने कहा कि ग्रास फील्ड के अभाव में बालाघाट में अंतर्राष्ट्रीय टीम खेलने नहीं आ पाती है। यदि व्यवस्था बेहतर हो तो बालाघाट में भी अच्छे मैच देखने को मिल सकते हैं। बॉल मिल गई है, चलो खिलाड़ी को विकेट लगाया, बॉल गोलकीपर के हाथ में। काफी अच्छा तालमेल अभी दिखाई दे रहा है। बालाघाट की टीम में युवा खिलाड़ियों से सजी टीम है, बहुत शानदार पास की है अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन पास को देंगे यहाँ पर चरोदस टीम के खिलाड़ी ने बाल छीनी। स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन हुआ। फाइनल मैच चरोदा छत्तीसगढ़ एवं पुलिस बॉयज क्लब बालाघाट के बीच हुआ। काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहा, जिसमें 2-0 की बढ़त से चरोदा छत्तीसगढ़ ने MP बालाघाट को हराया है। और स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी की स्मृति में श्रमजीवी पत्रकार संघ पुलिस बॉयज क्लब विगत 15 वर्षों से बालाघाट जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के उद्देश्य से ये टूर्नामेंट कराते आ रहा है। और हमें सबसे यही उम्मीद रहती है कि हमारा जो ग्राउंड, अभी हम लोग मतलब समतल मैदान में खेल रहे हैं, जबकि फुटबॉल होता है क्रॉस फील्ड के मैदान में खेलने का। हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में बालाघाट शासन प्रशासन और मंत्री स्तर के लोग जो हैं हमारे स्टेडियम में ग्रास फील्ड लगवा दें, 400 मीटर का ट्रैक बनवा दें, जिससे बालाघाट के फुटबॉल खिलाड़ियों को खेलने में बड़ी सहूलियत होगी।
आज होता ये है कि मैं समझता हूँ कि जैसा कि ये टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ऐसे ही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होकर सबके ध्यान में आता है कि हमारे यहाँ पे क्या कमियाँ हैं, और उसके बाद ज़रूर सबके ध्यान में आके उस पर कार्रवाई होगी कि यहाँ पे ग्रास मैदान बनेगा। मैं समझता हूँ अगर अभी तक नहीं बन पाया वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ आप सबके प्रयास से ये एक दिन बहुत जल्दी संभव होगा। स्थानीय जय स्तंभ चौक पर गेम वुमेन क्लब के तत्वाधान में 14 फरवरी को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम क्लब की समस्त महिलाओं की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें ड्रीम वुमेन क्लब की महिलाओं के द्वारा जय स्तंभ चौक पर मोमबत्ती जलाकर और पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का सामूहिक मौन धारण कर पुलवामा शहीद, देश के समस्त शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पद्मेश से चर्चा में प्रिया शर्मा ने बताया कि ड्रीम वुमेन क्लब के तत्वाधान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के समस्त शहीदों की शहादत को याद कर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। और जो 1 वर्ष पूर्व पुलवामा के हमले में सैनिकों पर कायरतापूर्ण हमला किया गया था, वह वाकई निंदनीय था, जिनको आज याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर ड्रीम वुमेन क्लब के पदाधिकारी, सदस्य सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाय प्रिया शर्मा। उन्होंने पुलवामा में हफ्ते हफ्ते अपनी जान की बाजी लगा दी भारत की सुरक्षा। आज के दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मना रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि जो लोग देश के लिए शहीद हो गए हैं उनके लिए आज हम शहीद दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि अभी जो न्यू जनरेशन है वो वैलेंटाइन डे बहुत उसमें यानी पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर हो रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि वो इससे सीख लें और ये वैलेंटाइन डे पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हो रहे हैं तो इस दिन को आज वो शहीद दिवस के रूप में मनाएं। क्योंकि जो लोग यानी आज कई बार तो हमारी नींद ये सोच के उड़ जाती है कि जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनके कारण आज हम लोग सब सुख की नींद सो रहे हैं, तो उनके लिए भी हम एक और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासन बहुत जल्द प्रदेश में एक और संभाग बढ़ाए जाने की घोषणा कर सकती है। सब कुछ तय समय के अनुसार रहा तो 1 अप्रैल से छिंदवाड़ा नए संभाग के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। प्रशासनिक जानकारियों के अनुसार छिंदवाड़ा संभाग बनाए जाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जिसमें छिंदवाड़ा, बालाघाट और सिवनी तीनों जिले शामिल होंगे। छिंदवाड़ा संभाग बनाए जाने के पीछे बड़ी वजह जबलपुर संभाग में वर्तमान समय में आधा दर्जन जिले शामिल होने की वजह से दर्जनों कार्य करवाने में परेशानी और प्रशासनिक स्तर पर कसावट नहीं लाने की बात भी सुर्खियों में बनी रहती है। बीते दिनों मध्य प्रदेश शासन के द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से हटाकर नई यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसके बाद से ही नए संभाग छिंदवाड़ा की स्थापना की चर्चा बनी हुई थी। इस विषय पर जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय बनने से उन्हें विश्वविद्यालय के काम से छिंदवाड़ा जाना पड़ता है, वहीं संभाग के काम से जबलपुर। निश्चित ही छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के साथ साथ छिंदवाड़ा संभाग भी अस्तित्व में आता है तो जिले वासियों को सहूलियत भी होगी। तो निश्चित रूप से वो बालाघाट के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि जैसे हम अपने विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन के हिसाब से देखें तो जब से छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय बना है तो कुछ काम विश्वविद्यालय के लिए हमको छिंदवाड़ा जाना होता है और संभाग स्तरीय कार्रवाई के लिए जबलपुर जाना होता है। पहले ये होता था कि एक ही जगह जाके दोनों काम हो जाते थे,
तो यदि भविष्य में संभाग बनता है तो फिर पहले जैसी अच्छी स्थिति हो जाएगी। दूसरा, छोटे संभाग होने से पहुंच जो है आसानी से होती है और कार्यभार जो है संभाग स्तर पर कमिश्नर महोदय को भी जो कार्य होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो किसी भी कार्य को पूर्ण करने में गतिशीलता आएगी, ऐसा मेरा मानना है। जनपद पंचायत के अधिकारी राजेंद्र मरावी छिंदवाड़ा को जिला बनाए जाने पर अपनी निजी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि निश्चित ही जबलपुर संभाग में अधिक जिले होने की वजह से कार्य करवाने और कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शायद इसी कारण शासन छिंदवाड़ा को संभाग बनाए जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी वर्तमान में तो हमारा बालाघाट जिला जबलपुर संभाग से जुड़ा हुआ है और जबलपुर में संभवतः 5-7 जिले हमारे वहाँ पे जुड़े होने की वजह से कार्य की अधिकता की वजह से हो सकता है कि हमारे कार्यों को जो करने में जो टाइम जो लगता है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा लगता रहा होगा। लेकिन अगर छिंदवाड़ा अगर संभाग बन जाता है और यहाँ पे 3-4 जिले जैसा बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है और हमारा बालाघाट अगर जुड़ जाता है उस जिले से, उस संभाग से, तो यहाँ कार्य का लोड कम होगा और हम समझते हैं कि शायद हमारे बालाघाट की जितनी भी हम वाजिब हमारी जो बातें हैं या हमारे जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको करने में उनको सुविधाएं होंगी। ऐसा मेरा ये निजी विचार है। इसी तरह छिंदवाड़ा को जिला बनाए जाने पर जिले वासियों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया कुछ हमें इस प्रकार से दी। आगामी मार्च माह में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को प्रदेश सरकार फिर से 2 साल की संविदा पर रखने की तैयारी कर रही है, जिसका कर्मचारी संघ खुलकर विरोध कर रहे हैं। प्रशासनिक हलकों में इस तरह की खबरें आम हो चुकी है कि सरकार के पास मार्च महीने में होने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के रिटायरमेंट में देने वाला फंड नहीं है। फंड के अभाव में इन सभी अधिकारी कर्मचारियों को दोबारा से संविदा देकर उन्हें रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसे को धीरे धीरे 2 साल के भीतर देने की तैयारी चल रही है। इस बात का कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी अब खुलकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। एक तरीके से सोचा जाए आम नागरिकों के तौर पे जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं की तरफ से सोचा जाए तो यह गलत है। जो 2018 में भी एक निर्णय लिया गया था 2 साल अवधि बढ़ाने का, वर्तमान सरकार का वित्तीय आर्थिक स्थिति का जो बोझ बढ़ते हुए 2 साल की जो सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाए उससे युवाओं को वाकई बेरोजगार हुए। और वर्तमान सरकार जो संविदा में नियुक्ति का एक खबर चल रही है, अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, वो भी यह निर्णय थोड़ा विचार योग्य है कि अगर ऐसी ही आर्थिक स्थिति का एक हवाला देते हुए इन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कंटिन्यू बढ़ाते हैं तो वो एक स्थिति में आने के बाद वो भी कार्य करने में असक्षम और सरकार के इस फैसले को सीधे सीधे युवा बेरोजगारों के लिए नुकसान बताया जा रहा है। वहीं बताते हैं कि पिछली सरकार ने भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष पहले ही युवाओं के साथ मजाक कर दिया है। अब 62 वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को संविदा पर रखकर सीधे सीधे युवाओं को बेरोजगारी की ओर धकेला जा रहा है। इससे संविदा नियुक्ति पे रखने से ये है कि एक तो क्या है 64-65 साल के बाद में कर्मचारी की काम करने की स्थिति नहीं रहती है। भाई जब 60 साल का मध्य प्रदेश सरकार ने किया हुआ था उस समय भी हम लोगों ने जो है विरोध किया था कि 60 से 62 नहीं किया जाना चाहिए। 60 से 62 करने पे जो नए युवा जो हैं बेरोजगार लड़के हैं, जो जिन्होंने BA किया हुआ, जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो आगे पढ़ के नौकरी करना चाहते हैं, उन लोग इससे वंचित हो जाएंगे। तो आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष मानते हैं कि अनुभव वर्सेस युवा में निश्चित ही अनुभव को तवज्जो दी जानी चाहिए, लेकिन लगातार युवाओं की उपेक्षा नहीं होना चाहिए। जब तक युवाओं को मौका नहीं मिलेगा उनको अनुभव कैसे होगा। देखिए, सरकार का ये सोचना होता है कि उनके अनुभवों का लाभ मिले, लेकिन चूँकि बेरोजगारी है इसमें हम चाहते हैं कि युवा वर्ग को मौका दिया जाना चाहिए और उसको मौका मिलना चाहिए। तो विरोध करते हैं अब इससे? निश्चित रूप से भाई बेरोजगारी बहुत है, किसी युवा को रोजगार मिलेगा तो वो उसका जो परिवार है वो लाभान्वित होगा। इस विषय पर शहर के युवा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बोलते हैं कि सरकार को बेरोजगारों का ध्यान रखना चाहिए। सेवानिवृत्ति के हिसाब से कर्मचारी अधिकारियों को चयनित कर देना चाहिए, जिससे युवाओं को शासकीय सेवाओं में नौकरी करने का मौका मिल सकेगा। नहीं, ये मेरे ख्याल से तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये जो निर्णय है सरकार का ये उचित नहीं है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षित बेरोजगार की संख्या बहुत अधिक है और उनके जख्मों में मरहम लगाने जैसा ये निर्णय है। इसकी बजाय सरकार को ये करना चाहिए था कि जो कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह यदि नई भर्ती निकाल के
युवाओं को मौका दिया जाता तो बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम होती। निश्चित ही एक बार फिर मार्च महीने के करीब आते ही 62 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सैकड़ों कर्मचारियों के सामने रिटायरमेंट की तैयारी होगी, तो वहीं दूसरी ओर फंड के अभाव में प्रदेश शासन संविदा की तैयारी कर रही होगी। ऐसे में देखना यह है कि कितने कर्मचारी अपनी उम्र के 62 साल पूरे करने के बाद दोबारा संविदा पर काम करने की तैयार होंगे, या फिर सरकार फंड की पूर्ति कर पिछली सरकार की नीति को दोहराने से बचते नजर आएगी। गर्रा से जागपुर के रास्ते गोंगलई दूरी 4 किलोमीटर डेंजर रोड को बाईपास सड़क बनाने के लिए एक बार फिर डेंजर रोड पर आने वाले 450 पेड़ों की कटाई के लिए प्रस्ताव वन विभाग के भोपाल कार्यालय भेज दिया गया है। पेड़ों की कटाई के लिए स्वीकृति मिलते ही वन विभाग इन पेड़ों की कटाई कर बाईपास निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देगा। आपको बता दें कि पूर्व में 750 पेड़ काटने की अनुमति का प्रस्ताव भोपाल भेजा गया था, जिसे वन विभाग ने पास नहीं किया। इस कारण दोबारा सड़क का सर्वे कर पेड़ों की संख्या और चौड़ाई कम की गई और यह प्रस्ताव भोपाल भेजा गया है। डेंजर रोड हम लोग की प्रायोरिटी में है, जैसे कि हम और कलेक्टर साहब कई बार इसको बैठे थे। हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी भोपाल से यहाँ पर आए और मौका निरीक्षण किए थे। जो पहले यहाँ के जो कार्यपालन यंत्री हैं उनका जो आवेदन था उसके हिसाब से 746 पेड़ विदोहित हो रहे थे या प्रभावित हो रहे थे। तो ये कहा गया कि थोड़ा सा इसकी जगह को कम कर दिया जाए, रकबा कम कर दिया जाए। तो उसी अनुसार उनको अनुमति आई है कि कुछ रकबा कम करके अब 450 पेड़ प्रभावित हो रहे हैं। जैसे ही ये आवेदन कार्यपालन यंत्री के यहाँ से हमारे जो एक पोर्टल है उस पर वो अपलोड कर देंगे, हम अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी शीघ्र कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि 15 फरवरी या 20 फरवरी तक हमारे यहाँ से हम लोग इसको फॉरवर्ड कर देंगे भोपाल के लिए। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा गोंगलई कृषि उपज मंडी के निकट खाली पड़ी जमीन पर बस स्टैंड बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन सितंबर माह में आई वैनगंगा की बाढ़ इस क्षेत्र को एक बार फिर डूब क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया। इसके बाद अब यह स्थान ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किए जाने की योजना बनाई गई। यही नहीं, शहर के भीतर भारी वाहनों पर प्रवेश रोकने के लिए इस सड़क का निर्माण कार्य कराए जाने की योजना है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जिला प्रशासन इस डेंजर रोड को बाईपास में तब्दील करने की लाख कोशिश कर रही है। योजनाओं पे योजना बन रही है, लेकिन मामला अंत में जाके फाइल में अटक जाता है। इसके पीछे बड़ी वजह इस डेंजर रोड में खूबसूरत हरियाली और बेशकीमती सागौन के पेड़ है। इस बार फिर 450 सागौन के पेड़ कटाई के लिए मामला फॉरेस्ट मुख्यालय पहुंचा है, लेकिन देखना अब यह है कि वन विभाग अपनी ओर से इन बेशकीमती पेड़ों को कटाई के लिए अनुमति दे पाता है या नहीं। मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह उइके के साथ संजय बिसेन, पद्मिश 24/7 बालाघाट। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग के निर्देश के तहत बालाघाट रेलवे स्टेशन को करीब 5 माह पूर्व वाईफाई जोन कर दिया गया है, लेकिन उसका व्यापक प्रचार प्रसार न करने की वजह से यात्री इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे। हालांकि रेलवे प्रबंधन के द्वारा प्लेटफॉर्म में बैनर लगाए गए हैं, लेकिन यात्रियों को वाईफाई से जुड़ने की प्रक्रिया से अवगत नहीं कराया गया। वहीं इस संदर्भ में यात्रियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं तो आज आ रहा हूँ, पर मालूम नहीं वाईफाई है कि नहीं। अच्छा, आपको जानकारी नहीं। अच्छा, किस प्रकार से प्रयोग होता है ये भी जानकारी है? वाईफाई क्या दूसरे मोबाइल से मैं कनेक्ट होगा, जब वाईफाई कनेक्ट होगा। आज ही तो आए। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी। क्या आपको ये जानकारी कि बालाघाट रेलवे स्टेशन में भी वाईफाई कनेक्ट होता है? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई? नहीं। क्या नाम है आपका? द्वारकादास सर। तो आपने कभी वाईफाई यूज़ किया? हाँ जी। लेकिन बालाघाट रेलवे स्टेशन में है, ये आपको जानकारी नहीं? वहीं इस संदर्भ में स्टेशन प्रबंधक एचएल कुशवाहा ने बताया कि रेलवे स्टेशन वाईफाई जोन युक्त हो चुका है और कोई भी यात्री आधे घंटे की समय सीमा में वाईफाई का उपयोग कर सकता है। जागरूकता को लेकर प्लेटफॉर्म में बोर्ड लगाए गए। अभी हालांकि एक ही जगह वाईफाई जोन गया, हमने जो है ना कम से कम 2 पूरे स्टेशन में 2 जगह प्लेटफॉर्म नंबर कौन सी? 1 में है। 1 में, हाँ, उसको 2 में भी कवर करने के लिए हायर अथॉरिटी को बोले हैं। सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा यात्रियों को? यात्रियों को कुछ नहीं, सिर्फ वाईफाई चालू करके और अपना जो है ना
कनेक्ट होना है और ये आधा घंटा जो इसकी लिमिट है, हाफ एन आवर, तो वो उस लिमिट में वो अपना काम कर सकते हैं। यानी केवल आधा घंटा ही उनको वाईफाई की सुविधा मिल पाएगी, ऐसा है? शायद मेरे ख्याल से, जैसा कि लगभग हर जगह आधा घंटा ही समय दिया गया है। नगर के पीजी कॉलेज के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत बालक इकाई के द्वारा ग्राम जागपुर में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज छात्रों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृक्षारोपण करने की भी सलाह दी गई। छात्रों के इस प्रयास को काफी सराहा जा रहा है। नमस्कार। मैं यहाँ पर ठाकुर जी के समर्थन में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। संदेश देने आए, क्योंकि स्वच्छता अपना धर्म है। हम इसके प्रति यदि सजग नहीं रहते हैं तो बीमारियों में इतना पैसा लगा देंगे जिसके माध्यम से हम विकास नहीं कर पाएंगे, न अपने परिवार का, न अपने समाज का, न अपने देश का। तो इसके लिए स्वच्छता जरूरी है। और पहले ग्राम जागपुर में हमने 7 दिवसीय विशेष शिविर लगाया है। इस शिविर के दरमियान गांव वालों में जागरूकता लाने के लिए, सफाई का महत्व समझाने के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें स्वयंसेवक जो एनएसएस के हैं वो गांव में स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से गंदगी फैलाना, नाली को गंदा करना, नाली में कूड़ा डालना और इसमें सफाई नहीं करने से किस तरह से मच्छर फैलते हैं जो बीमारी का कारण, मलेरिया का कारण बनते हैं। हमारे स्वयंसेवक सफाई का महत्व समझा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं और इस गाँव में अलग जगा रहे हैं। सिख समाज के द्वारा अमृतसर से पहुंचे अमनदीप सिंह जी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सेवादार हीरा सिंह भाटिया, पिंका जुनेजा सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज नगर के गुरुद्वारा में शबद कीर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें रागी जत्था के द्वारा गुरुवाणी से समाज के लोगों को निहाल किया जाएगा। गुरुवाणी में कहा गया है, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सदगुरु नजर करे। मानयोग गुरमीत जुनेजा परिवार जो अपने माता पिता के बताए मार्ग पर चलते हुए वाहिगुरु जी का शुक्राना करने के लिए उन्होंने अलौकिक कीर्तन समागम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में किया है, जिसमें 14 तारीख को 7 बजे से 10 बजे तक बाहर से आए रागी जत्था भाई साहब अमनदीप सिंह जी जो अमृतसर से आए हैं, उनके द्वारा शपथ कीर्तन से संगतों को निहाल किया जाएगा। साथ में हजूरी जत्था भाई साहब जितेंद्र सिंह जी। इसी तरह 15 तारीख को भी सवेरे 11 बजे से लेके 1 बजे तक शपथ कीर्तन से सबको निहाल किया जाएगा। तिरोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत टुइया पार के तालाब में एक अज्ञात महिला का पुलिस ने शव बरामद किया है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी को तालाब के पास ग्रामीण जनों के द्वारा एक लाश देखी गई, जिसकी सूचना उनके द्वारा तिरोड़ी थाना में दी गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया। वहीं मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। ट्राइसन योजना के तहत हैंडपंप सुधारने की ट्रेनिंग लेने वाले मैकेनिकों ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पैसे के बल पर 70 मैकेनिकों को नौकरी दिए जाने का आरोप लगाते हुए तुरंत उनकी नियुक्ति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में हैंडपंप मैकेनिक के पद पर किए जाने की मांग की। कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे परसवाड़ा के अशोक ब्रह्मे ने बताया कि सन 1995-96 दिग्विजय सिंह की सरकार थी। उस समय ट्राइसन योजना के अंतर्गत 110 लोगों को हैंडपंप सुधारने की ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन वर्ष 2014 में बिना कारण बताए ही 40 मैकेनिकों को काम से निकाल दिया गया था, जबकि 70 लोग अभी विभाग में कार्यरत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन 70 लोगों को विभाग में कार्य पर रखा गया है, उन मैकेनिकों की भर्ती पैसे के लेन देन के आधार पर की गई है। 96 में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। उस समय ट्राइसन योजना के अंतर्गत हैंडपंप मैकेनिक का ट्रेनिंग किए थे। टोटल 110 लोग काम पर लगे थे और 5-7 साल काम करने के बाद 2015 में बिना कारण बताए 40 लोगों को निकाल दिए। विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत साठगांठ के द्वारा वो कैसे क्या विसंगति थी हमको भी पता नहीं चला और 70 लोग आज भी वर्तमान में काम में लगे हुए हैं और 40 लोग हम लोग बार कई मंत्री, कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई लोगों के पास गए, लेकिन हमारी कोई बात को सुन नहीं रहा है। तो आज जिला अध्यक्ष महोदय के साथ आकर के और यहाँ पर ज्ञापन दिए।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से हमने इस पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती और कार्य से निकाले गए मैकेनिकों को वापस कार्य पर नहीं रखा जाता तो संगठन की आगामी योजना के तहत एक ठोस रणनीति बनाई जाएगी। अभी तो प्राथमिक तौर पे हमने कलेक्टर साहब से मांग की है कि इस विषय में विभागीय जांच की जाए अन्य विभाग के कर्मचारियों की, चूँकि ये मामला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से है और कार्यपालन यंत्री को हमने 3 माह पूर्व भी पत्र के माध्यम से और हमारे जिले के खनिज साधन मंत्री जी ने भी पत्र लिखा है, उसका जवाब ही नहीं दिया है। तो हम चाह रहे हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से कि 3 अधिकारियों की एक कमेटी गठित करके विभागीय जांच हो और जो 70 लोगों के साथ न्याय हुआ वो 40 जो अभी ये सेवा से बाहर कर दिए, इनको भी पुनः लेने के लिए जो तथ्यों के आधार पर जाँच करते हुए इनको पुनः लिया जाए। ग्राम कुम्हारी वेनगंगा घाट में छापामार कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन कर रहे एक जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त किया है। साथ ही अवैध उत्खनन व अवैध परिवहन के मामले में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही खनिज विभाग को सौंपी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस को खबर मिली थी कि ग्राम कुम्हारी के वेनगंगा घाट में एक जेसीबी द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और रेत ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर अवैध परिवहन कराई जा रही है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस अपने दल बल के साथ ग्राम कुम्हारी के वेनगंगा घाट पहुंची, जहां उन्होंने उत्खनन व परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन जेसीबी चालक व ट्रैक्टर चालक मौके पर उत्खनन व परिवहन के कागजात पेश नहीं कर पाए, जिसके चलते जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त करने की यह कार्यवाही की गई। ये हमें सूचना मिली थी कि कुमारी गांव है, वहाँ एक वेनगंगा नदी का घाट है, तो वहाँ कोई जेसीबी से और ट्रैक्टर से अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं रेत का। तो उस सूचना पर मैं अपने बल के साथ गया तो देखा तो वेनगंगा नदी के किनारे एक जेसीबी ट्रैक्टर में रेत भर के और अवैध परिवहन कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर जेसीबी वाले से और ट्रैक्टर वाले से अपन उत्खनन और परिवहन के संबंध में कागजात पूछे, तो जो उनके द्वारा मौके पे नहीं होना बताया, तो जेसीबी ट्रैक्टर जब्त कर और थाने सुरक्षात रखे और अवैध उत्खनन और परिवहन संबंधी अग्रिम कार्रवाई के लिए अपन खनिज विभाग को प्रतिवेदन भेज दिया है। शुक्रवार को नगर के होटल मल्लिकार्जुन में व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा से बालाघाट पधारे इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर चारू कुमार पोगजे ने व्यापारियों को एडवांस टैक्स पटाने, पेनल्टी से बचने व समय समय पर टैक्स अदा करने से होने वाले फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आयोजित इस बैठक में ज्वाइंट कमिश्नर श्री पोगजे द्वारा समस्त व्यापारियों को एडवांस टैक्स, रिटर्न फाइल, पेनल्टी आदि की जानकारियां देकर व्यापारियों से एडवांस टैक्स अदा करने की बात कही। आज की जो बैठक थी वो एडवांस टैक्स के संबंध में थी और उन्होंने इस बारे में मार्गदर्शन दिया है जॉइंट कमिश्नर साहब ने कि लोग जो रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स का लगभग उसी समय टैक्स पटाते हैं, तो उस समय टैक्स ना पटा के एडवांस टैक्स पूरा पटा दें। उसके बाद जब रिटर्न फाइल होता है तो अपने समय पर हो जाए, क्योंकि बालाघाट का टैक्स कलेक्शन कुछ कम है। उसको उन्होंने व्यापारियों को जागरूक करने के हिसाब से मीटिंग ली थी और सबको उन्होंने मार्गदर्शन दिया और बताया कि आपको किस तरह से टैक्स पटाना चाहिए जिससे सरकार की योजनाओं में उससे लाभ मिल सके। ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स आप छिंदवाड़ा से यहाँ पे आए हुए हैं। व्यापारियों की आपने बैठक ली और एडवांस टैक्स कैसे पटाएं, जल्दी से जल्दी पटाना चाहिए, नहीं तो पेनल्टी लगती है, और टैक्स के बारे में जागरूकता का अभियान जब उनका चल रहा है पूरे देश भर में, उसके तहत आज यहाँ व्यापारियों की मीटिंग ली गई और सभी व्यापारियों ने भी उनकी बात ठीक से सुनी और लगभग बालाघाट में व्यापारी बंधु उद्योगपति टैक्स में एडवांस टैक्स पटाने के लिए आपके बैठक के बाद उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा और इस मामले में टैक्स पटाएंगे सभी लोग। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे ही नहीं बल्कि मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनाया जाता है, जिसके तहत बच्चे अपने माता पिता की विशेष पूजा अर्चना कर उन्हें उनसे प्यार का इजहार करते हैं। साथ ही माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है, जहां विभिन्न स्कूलों में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस का भव्य आयोजन होता है।
इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर के बचपन प्ले स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर दीपक आर्य भी शामिल हुए। आइए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की खास झलक। नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम जागपुर में पुलवामा में शहीद हुए वीरों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें गांव के सभी ग्रामीणों ने मिलकर कैंडल जलाकर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 10 कोसमी निवासी अजय यादव ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गए, जिसे गोंदिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक अजय बालाघाट से गोंदिया जाने वाली ट्रेन की चपेट में आया है। इस मामले की पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में ट्राइसेम योजना के अंतर्गत हैंडपंप मैकेनिकल में पद में 20 वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों ने नगर के बूढ़ी रोड स्थित कर्मचारी भवन में आज बैठक लेकर आवश्यक रणनीति बनाई। उन्होंने बताया कि वे काफी वर्षों से विभाग में कार्यरत हैं, आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया, वहीं काफी कम मानदेय दिया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार अनदेखी कर रही है, जिसको लेकर आज बैठक आहूत कर आवश्यक रणनीति बनाई गई है। हम लोग क्या है पीएचई विभाग में मतलब 20 वर्षों से हो गए, 20-22 वर्ष हो गए पीएचई विभाग में कार्यरत हैं और हमें मतलब मानदेय बहुत कम दिया जा रहा है। कितना मानदेय? हमें 9,000 मानदेय दिया जा रहा है और जो मतलब हमारे जो सीनियर जो है मैकेनिक उनको 40 से 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है और हम वही वर्क कर रहे हैं जो वो लोग वर्क करते हैं और 9,000 में हम लोग पूरी साइडें संभाल रहे हैं। लगभग कितने ऐसे कर्मचारी हैं? हमारे यहाँ 62 कर्मचारी हैं। 62 कर्मचारी। हैंडपम्प ट्राइसेम मैकेनिकों के संबंध में हम लोगों ने पूर्व में जब इनको 5 रुपये प्रति हैंडपम्प की दर से वेतनमान मिलता था, उस समय हमने सरकार के समक्ष कई बार इन लोगों की मांगें उठाए और हमने हड़ताल प्रदर्शन के माध्यम से इनकी मांगों को हम लोगों ने शासन प्रशासन तक भिजवाया था और शासन प्रशासन भिजवाने के बाद में शासन ने इनको 5 रुपये से बढ़ा के अब जो है इनको 100 रुपये प्रति हैंडपम्प की दर से इनका वेतनमान जो है वो लागू हो चुका है। लेकिन हमारी ये मांग है कि इनको कलेक्टर रेट दिया जाए, इनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन बीमा के दायरे में लाया जाए और वर्तमान में जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन द्वारा संविदा नियुक्ति पर जो हैंडपम्प तकनीशियन की जो नियुक्ति की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं और शासन से यही मांग करते हैं कि वो संविदा नियुक्ति न करते हुए इन्हीं की एक वरिष्ठता सूची बनाए। प्रेम के इजहार का प्रतीक वैलेंटाइन डे युवाओं के द्वारा उत्साह पूर्वक मनाया गया। नगर में अधिकांश दुकानों में युवाओं ने अपने प्रियजनों को गिफ्ट देने के लिए जमकर खरीदारी की। वहीं सोशल मीडिया में बधाइयों का दौर चलता रहा। नगर के उद्यानों में भी रौनक नजर आई। वैलेंटाइन डे पर व्यापारियों के चेहरे खिल रहे हैं और उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। वैलेंटाइन डे को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोगों ने वैलेंटाइन डे को प्रेम के इजहार का प्रतीक के रूप में दर्शाया, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे हिंदू संस्कृति के विपरीत बताया। टेडी वेयर, गिफ्ट आइटम, हार्ट वाले इस टाइप के काफ़ी आइटम लोगों ने लिए। यानी बिजनेस आपका अच्छा रहा? बहुत बढ़िया। अच्छा, किस प्रकार की ज़्यादा मांग रही? टेडी वेयर की काफ़ी आइटम की डिमांड रही, इस टाइप के आइटमों की बढ़िया डिमांड रही है। इस टाइप के आइटम, इस टाइप के आइटम ये काफ़ी चले। इस टाइप के आइटम, ये इस टाइप के भी आइटम बहुत बढ़िया चले। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है वैलेंटाइन डे को जो है प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो क्या आपकी क्या व्यक्तिगत विचार है? प्रेम का दिन ही कहना चाहिए इसको, है मानते हैं लोग। इंग्लिश प्रथा है लेकिन हिंदुस्तान भी इसको धीरे धीरे मानने लगा। कहाँ तक सही मानते हैं आप? एक तरह से देखा जाए तो व्यापार के लिए सही है, लेकिन युवाओं में जो जोश दिखता है वो मैंने कहने का मतलब गिफ्ट लेने का तो काफ़ी उत्साह है ही उनमें और कपल्स प्रेमी भी बढ़ते ही आ रहे हैं बोलना चाहिए। स्थानीय सिविल कोर्ट में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के अवसर पर खुरंगे दंपति ने न्यायालय में वैलेंटाइन डे मनाया। जानकारी के अनुसार बड़गांव निवासी 29 वर्षीय शैलेंद्र पिता योगराज खुरंगे का विवाह गोकलपुर निवासी हरिप्रसाद चौधरी की लड़की ललिता से हुआ था।
जो विवाह के कुछ महीने बाद आपसी विवाद के चलते अलग हो गए थे और उनका मामला वारासिवनी न्यायालय के अतिरिक्त प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश शिवलाल केवट की अदालत में चल रहा था, जिसमें न्यायाधीश शिवलाल केवट ने वैलेंटाइन डे के अवसर पर उक्त मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों पति पत्नी को एक साथ रहने का फैसला सुनाया। वहीं दोनों आपसी रजामंदी से एक साथ रहने के लिए तैयार भी हो गए, जिसके बाद पति शैलेंद्र खुरंगे और पत्नी ललिता खुरंगे ने एक दूसरे को गुलाब का फूल देकर वैलेंटाइन डे मनाकर एक साथ रहने की बात कही। वैलेंटाइन डे जो है प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भले ही पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के ऊपर हम लोग लगातार कुठाराघात करते हों और उसका स्वरूप बदलकर मातृ पितृ पूजन की भी दरकार के साथ इस वैलेंटाइन डे को हम मनाते हों, लेकिन आज वारासिवनी के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला न्यायाधीश शिवलाल केवट साहब की अदालत ने वैलेंटाइन डे का एक गिफ्ट जो एक दंपत्ति को दिया है वो काफ़ी तारीफ काबिल है और इसकी हर कोई भूरी प्रशंसा कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ दोनों दंपत्ति जुड़े हुए हैं जो पिछले 1 साल से लगातार पारिवारिक विवाद के चलते एक दूसरे से जुदा थे, जिसे आज 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे गिफ्ट के रूप में शिवलाल केवट की अदालत ने दोनों को दाम्पत्य जीवन में पुनः बांध दिया है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर 1 से 1.5 साल के करीब से और ऐसा घरेलू थोड़ा सा विवाद था, बस यही भी बात करें। तो आज अदालत ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आज आपने वैलेंटाइन डे जो है हकीकत में सार्थक कर दिया है? दोनों को साथ में रहने का फैसला किया है और हम लोग साथ में रहकर जिंदगी रहते हैं। साहब ने आपको समझाया? जी। कैसा लगा आपको जब साहब ने आपको बोले कि साथ में रहना चाहिए? अच्छा लगा। अच्छा लगा। आज का दिन आपके लिए शुभ है, अब आप अच्छे रहेंगे? जी। आज आपको मालूम है कि आज वैलेंटाइन डे है क्या? आपको मालूम नहीं था, लेकिन ये प्यार का प्रतीक कहलाता है। ये दिवस जो है सब लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं। इसकी जानकारी है कि आज एहसास हुआ एक दूसरे को जो आपने फूल दिया, आज एहसास हुआ। अब अच्छी रहोगी। इस पहल के लिए किसको धन्यवाद दोगी? कोर्ट को, न्यायाधीश महोदय को, जिन्होंने आप लोगों को मिला दिया। कब से अलग अलग रह रहे थे? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अब आज यहीं से कोर्ट से ही जाओगी अपने ससुराल? नहीं जी, लेने आएंगे। ये बात हुई है तब? होटल बोली बढ़िया रहो, हाँ, और बढ़िया खाओ पियो और बढ़िया प्रेम चलाओ। कोर्ट ने इस तरीके के जो आदेश दिए हैं, निर्देश दिए और निवेदन किए हैं, तो आप इस कोर्ट के फैसले से खुश हैं? खुश है सर। खुश हैं। अब आप अपनी बहू को आप आज विदा करके लेके जाएंगे, तो आज मेजबानी होगी, आपकी मेहमान नवाजी होगी। यस सर। अच्छा ये बताइए, ये जानकारी है आज का जो दिन होता है 14 तारीख पूरी दुनिया में जो है वो प्रेम के रूप में मनाया जाता है, मालूम है? 14 तारीख, 14 फरवरी। यानी आज आपके बेटे ने और आपकी बहू ने इस 14 फरवरी को सार्थक कर दिया है ना? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही गुजरती रहे। आज का ये दिन पूरी दुनिया के लिए वारासिवनी कोर्ट से एक मैसेज पहुंचा रहा है कि किस तरीके से वैलेंटाइन डे को एक सार्थक रूप भी प्रदान किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सागर देवगढ़ के साथ जाहिद हुसैन, पद्मेश न्यूज, वारासिवनी। 9वीं व 11वीं की वार्षिक एवं 10वीं और 12वीं की द्वितीय प्री बोर्ड परीक्षा जारी है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से जारी आदेश के अनुसार 12 फरवरी से कक्षा 9वीं और 11वीं के बोर्ड पैटर्न पर आधारित वार्षिक परीक्षा का दौर प्रारंभ हो गया है। घोषित समय सारणी के अनुसार नगर मुख्यालय में स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालबर्रा में 14 फरवरी को 11वीं के विद्यार्थियों ने प्रातः 8 बजे से प्रातः 11:30 बजे तक समाज शास्त्र विषय का पर्चा हल किया और 9वीं के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी व हिंदी विशिष्ट विषय का पर्चा हल किया। साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय प्री बोर्ड परीक्षाएं भी प्रारंभ हो गई हैं, जिसे दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय पहुंची पद्मेश की टीम से चर्चा में उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य सुश्री रश्मि झा ने बताया कि कक्षा 9वीं में कुल दर्ज 152 परीक्षार्थियों में से 146 विद्यार्थियों ने पर्चा हल किया है और 6 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं और अंग्रेजी विशिष्ट विषय में कुल दर्ज 39 परीक्षार्थी शामिल हुए। सुश्री झा ने बताया कि शाला में कुल 7 कमरों में परीक्षा हेतु बैठक व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से वार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। साथ ही नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। हमारे विद्यालय में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं चल रही है जी। तो कब तक चलना है मैडम ये? 28 तारीख तक।
मैडम आज किस विषय का एग्जाम? आज अंग्रेजी विशिष्ट और हिंदी विशिष्ट का प्रश्न पत्र था, जिसमें 6 बच्चे अनुपस्थित थे। जी, तो मैडम कितने कक्षों में व्यवस्था की गई? 6 कक्षाओं में। स्थानीय केशव इंग्लिश स्कूल में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम संस्था प्राचार्य दिनेश बहेटवार की अध्यक्षता में प्रारंभ किया गया, जिसमें उपस्थित जनों द्वारा सर्वप्रथम मां सरस्वती, भारत माता, ओम के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया था। इसके बाद मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी थाल तैयार कर अपने माता पिता का पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर माता पिता ने भी अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। पद्मेश से चर्चा में दिनेश बहेटवार ने बताया कि विद्यालय में मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने अपने माता पिता का विधि विधान से पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। यह कार्यक्रम का आयोजन बच्चों में संस्कार बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता पर पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है और बच्चे अपने बुजुर्ग और माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, जिसे भारतीय सभ्यता से जोड़ने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया है। आज जैसे 14 फरवरी है और अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो नई जनरेशन है, इनमें हमारा वेस्टर्न कल्चर जो है, जिसको हम वैलेंटाइंस डे के नाम से जानते हैं, ये बहुत अभी प्रोमिनेंट है और ये कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उससे बच्चों को डेविएट करते जा रहा है। तो और जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे परिवार में, उन लोगों का सम्मान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है ये कि मातृ पितृ पूजन का प्रोग्राम रख करके हम बच्चों के अंदर वो फीलिंग्स को डेवलप करना चाहते हैं कि हमारे बड़े क्या है, बुजुर्ग क्या है और उनके लिए हमारा रेस्पेक्ट क्या होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज ये कार्यक्रम में हमने आयोजित किया है। भरवेली स्थित सिंडिकेट बैंक के पास आधा दर्जन से अधिक लोगों ने हमला कर एक व्यक्ति को चाकू पत्थर से मारकर घायल कर दिया। ये घटना आपसी रंजिश के चलते हुई। घायल व्यक्ति कुलदीप पिता छोटेलाल ब्रह्मे 36 वर्ष भरवेली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया गया है कि 14 फरवरी को 12 बजे यह वारदात उस समय हुई जब कुलदीप ब्रह्मे सिंडिकेट बैंक के पास दुकान में खड़ा था। तभी ब्रेजा कार और मोटरसाइकिल में आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने पहुंचकर वारदात को अंजाम दिया। भरवेली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रसोई गैस के दाम बढ़ने पर महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर ने ली व्यापारियों की बैठक, एडवांस टैक्स की दी जानकारी। सिंडिकेट बैंक भरवेली के पास बलवा, एक व्यक्ति पर चाकू से हमला, 10 लोगों पर मामला कायम। एलएलबी की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। टुईया पार के तालाब से महिला की लाश बरामद, कटंगी क्षेत्र का मामला। और जिले भर में दी गई पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.